हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर है उसके ऑलरेडी हम बहुत सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम, इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब आप सबको पता है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, आरक्षित कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए कोई भी सीट रिजर्व कर देना। जैसे हमने सुना है ना रिजर्वेशन, जैसे एससी और बीसी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एसटी और एसटी क्लासेस हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, है ना, और वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं। अब इसमें ही हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन। वी हैव नोटिस्ड दैट इन एफपीटीपी सिस्टम, एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम, कैंडिडेट हु सेक्योर्ड द हाईएस्ट वोट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। हमने पढ़ा है ना ये चीज़ एफपीटीपी सिस्टम में कि जिसको ज़्यादा वोट्स मिल गई किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको हम क्या मान लेते हैं, इलेक्टेड मान लेते हैं। दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। अब ये कुछ सोशल ग्रुप्स के लिए ना, मतलब जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो एक तरीके से मैंने आपको बताया जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के लिए, उन सोशल ग्रुप्स के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। अब कैसे है? दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हम सबको पता है कि पहले इंडिया में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब तो काफ़ी हद तक बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी आई हैं जिस वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, in such a social system the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. इसका मतलब क्या है कि ऐसे सोशल सिस्टम में क्या होता है कि एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, डोमिनेंट कास्ट जो हैं, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपना दबदबा बनाए रखती हैं, जो बहुत डोमिनेंट है, बहुत पावरफुल सोशल कास्ट है, सोशल ग्रुप्स हैं, वो हर जगह जीत सकती हैं। और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको क्या कर सकती हैं, ऑप्रेस कर सकती है, उनको दबा सकती है। ठीक है, दैट में कॉन्टिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। अब जो सोशल ग्रुप्स हैं वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, यानी कि वो तो इलेक्ट हो ही नहीं पाते। जो दूसरे ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड सोशल ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग तो अनरिप्रेजेंट रह जाते हैं, यानी कि उनको तो इलेक्ट ही नहीं किया जाता। क्योंकि कुछ पावरफुल जो कम्युनिटीज़ हैं, कुछ पावरफुल ग्रुप्स हैं, कुछ पावरफुल कास्ट हैं, वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेते हैं। Our constitution makers were aware of this difficulty and they need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत समझदार थे। ठीक है, उन सबको पता था कि ये डिफ़िकल्टी तो देखो आएगी। ठीक है, और उन्होंने एंड दे फेल्ट नीड टू प्रोवाइड, और उन्होंने क्या फील किया कि भाई अब एक तरीका प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि फेयर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑप्रेस सोशल ग्रुप्स को। ठीक है, एक फेयर, एक सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी जो जस्ट हो। ठीक है, दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये जो इशू था इसको डिबेट किया गया, इंडिपेंडेंस से पहले भी डिबेट किया गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक्चुअल में सेपरेट इलेक्टोरेट्स है क्या? इस सिस्टम का मतलब है दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव उस किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है
उसी कम्युनिटी के लोग उसी कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं वो एलिजिबल होंगे उसको वोट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो ABC है, ठीक है। अब ये तीनों इलेक्शन के लिए खड़े हैं। एक बिलोंग करता है हिंदू कम्युनिटी से, ठीक है, एक बिलोंग करता है मुस्लिम से एंड एक बिलोंग करता है किससे, क्रिश्चियन से, लेट अस सपोज, ओके। अब क्या होगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस A पर्सन को वोट सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। इस B को वही वोटर्स वोट दे सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हों एंड उसी टाइप से C को वोट वही लोग दे सकते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। अब क्या हुआ कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने फियर एक्सप्रेस किया, जिनको डर लग रहा था कि ये जो है हमारे पर्पस के लिए सूट नहीं होगा। Therefore it was decided to adopt the system of reserved constituencies। अब ये जो सिस्टम था वो फेल हो गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तब क्या डिसाइड किया गया कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। इस सिस्टम में सभी वोटर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं वो एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से या फिर सोशल सेक्शन से बिलोंग करने चाहिए जिनके लिए सीट्स रिजर्व की गई है। मान लो अब सीट्स रिजर्व की गई है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर कौन खड़ा होगा, जो पर्सन क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो वही कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए। लेकिन वोट करने के लिए हर कोई एलिजिबल है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। आई होप समझ आ गया होगा आप सबको। आगे देखते कि देयर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस दी कंट्री। अब यहाँ पर कुछ सोशल ग्रुप्स थे जो स्प्रेडेड थे कंट्री में। हम सबको पता है कि इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, तो कितने सारे सोशल ग्रुप्स इंडिया में हैं। इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर नंबर्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस अ विक्ट्री ऑफ द कैंडिडेट। कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके जो नंबर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। However, taken across the country, they are significantly sizable group. To ensure their proper representation, a system of representation becomes necessary. So proper representation के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम जो है वो ज़रूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करता है लोकसभा में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट यानी कि SC एंड ST कास्ट के लिए। दिस प्रोविजन वॉज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020। अब ये जो प्रोविजन था ये 10 years के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती गई, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस आना, तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आती गई तो वैसे वैसे 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। पहले कहा गया था कि सिर्फ 10 years तक ये सिस्टम चलेगा, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड करके 2020 तक कर दिया गया और अभी भी ये सिस्टम चल ही रहा है। The Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expires, ठीक है। The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of India। जो number of seats दोनों ग्रुप्स के लिए रिजर्व की गई हैं that is in proportion to their share in population of India, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग है, population of India के अकॉर्डिंग। Of the 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled castes and 47 are reserved for scheduled tribes, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब इनमें से क्या है कि 84 तो किसके लिए रिजर्व है, 84 सीट्स रिजर्व है SC के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 रिजर्व हैं शेड्यूल्ड
ट्राइब्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाना है, किस बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो ये क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन है जो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कहाँ तक होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। अ क्वार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एसटी और एसटी इन दैट स्टेट। अब कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाना है हर एक स्टेट में, वो फिक्स किया जाता है एससी, जितना उस स्टेट के अंदर प्रोपोर्शन होगा एससी और एसटी कास्ट का, उस हिसाब से इसको सेट किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन और क्या करता है, ये कंपोजिशन देखता है पॉपुलेशन की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर अवेलेबल है। Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe population are reserved for ST। अब जहाँ पर ST की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर ST कम्युनिटी से ST सोशल जो ग्रुप है उसके ज़्यादा लोग रहते होंगे, वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ST के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। एंड शेड्यूल्ड कास्ट में क्या होगा, डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट टू थिंग्स। इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट के केस में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो दो चीज़ों पर चलता है, दो चीज़ों को देखता है। इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। पहली चीज़ तो यही करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिक करता है जिसकी जहाँ पर हायर प्रोपोर्शन होगी शेड्यूल कास्ट की, जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। लेकिन और क्या करता है, साथ ही साथ में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाकी जो स्टेट है उनके जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पर भी स्प्रेड करता है। दिस इज़ डन, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो इवनली सब पूरी कंट्री में स्प्रेडेड होनी चाहिए। दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज टेकन। ठीक है, अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रोटेट किया जा सकता है, मतलब चेंजेस भी इसमें लाए जा सकते हैं बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर द अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। अब और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं लेकिन उनके लिए ऐसी रिजर्वेशन नहीं की जाती है। ठीक है, ऑफ लेट देयर हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। अब क्या था कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि भाई लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वुमेन आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, द डिमांड फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इज इंक्रीजिंगली बीइंग आर्टिकुलेटेड। ठीक है, अब ये जो डिमांड थी वो मानी नहीं गई थी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वुमेन के लिए वो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में ही प्रोवाइड की गई थी, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में प्रोवाइड नहीं की गई थी। और लोगों के द्वारा ये डिमांड थी कि 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, अ सिमिलर प्रोविजन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा वुड रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से अगर लोकसभा और विधानसभा में क्या चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स चाहिए वुमेन के लिए, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी जो अमेंडमेंट है वो बहुत बार की जा चुकी है लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक इस चीज़ को पास नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब जो अगर मैं रिसेंटली बताऊं तो अब जो है वुमेन्स के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी गई है। सो एक नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है,
सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्शन फ्रीली कंडक्ट हो एज वेल एज फेयरली हो, सबको इक्वल चांस मिले। ठीक है, अब एक तरीका तो हमने देख लिया भाई, सबको इक्वल चांस कैसे दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने रिजर्व करके सीट्स को। तो द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, कि अगर हमें देखना हो कि इलेक्शन सिस्टम सही है या नहीं, तो पहले हमें इसकी एबिलिटी देखनी होगी, क्या वो फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करा पा रहा है। इफ़ यू वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, तो डेमोक्रेसी रियलिटी में हो, तो क्या ज़रूरी है, इलेक्शन सिस्टम इम्पार्शियल होना ज़रूरी है और ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो भी इलेक्शन सिस्टम में चल रहा है वो सभी लोगों को भी पता चले। The system of election must also allow the aspiration of the voter to find legitimate expression to the electoral results। जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें वोटर्स की एस्पिरेशंस भी होनी चाहिए, मतलब वोटर्स को लगना चाहिए कि इलेक्टोरल रिजल्ट्स जो हैं वो सही आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे का जो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।